Good morning, dear students. So in last lecture, we have studied about types of the acquired immunity and acquired immunity responses. We have studied about cell-mediated immunity, humoral immunity, as well as active and passive modes of the immunity, vaccination, immunization. Okay, all these things we have studied. Today we are moving towards some more type of the immune responses. Okay, and one of them is allergy. We all are very familiar with this term allergy. So what is allergy? Allergy is the exaggerated response of immune system to some antigens seen in environment. Okay, exaggerated, that means aggressive response. Okay, of the immune systems to some antigens. Okay, so it is very clear our immune system should give response, it must give response to the antigen. अगर हमारा immune system antigen के against में immune response नहीं देता है, then obviously we are going to acquire variety of the infections and it might be deadly for us. तो immune response तो मिलना ही चाहिए, but it should be in controlled way. Okay, लेकिन यहाँ पे क्या है, aggressive, और अग्रेसिव रिस्पॉन्स होगा तो ऑब्वियसली एंटीजन को तो इफेक्ट होनी है क्योंकि हमारा टारगेट वही है, बट बिकॉज ऑफ एग्रेसिवनेस ऑफ आवर इम्यून सिस्टम हमें खुद को भी उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होगी. सो एलर्जेंस आर द सब्सटेंसेस causing allergy. For example, mites in dust, pollens or pollen grains you can say, animal dander, fur, etc. ये सारे एलर्जन है. जैसे म्यूटाजन, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट, ऐसे एलर्जन, एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स. ओके, सो ऐसे सब्सटेंसेस which can cause allergy. अब ये एलर्जी कॉज करने वाले सब्सटेंसेस वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं. ओके, यू कैन सी माइट्स इन डस्ट, पोलन ग्रेन ये बायोलॉजिकल है, एनिमल डेंडर, फर एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो एग्जांपल आपको दिए गए हैं ऑल आर बायोलॉजिकल एग्जांपल्स. कुछ केमिकल्स भी ऐसे होते हैं. ओके, वो भी एज एन एलर्जन काम करते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड्स. ओके, सो व्हाट हैपेंस, ऑब्वियसली ये है तो सारे हमारे लिए एंटीजन. आप देख सकते हैं पोलन ग्रेन भी हमारे लिए एंटीजन है, डस्ट माइट्स भी एंटीजन है, ये डेंडर जो है किसी एनिमल का वो भी हमारे लिए एंटीजन है, मोल्ड यानी के फंगस ये भी एंटीजन है, एनिमल का फर वो भी एंटीजन है. एवरीथिंग इज एंटीजन. एंटीजन मीन्स विच इज फॉरेन टू अस, विच इज नॉट ऑफ आवर सेल्स. ओके, वो हमारा खुद का नहीं है, राइट? तो ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम तो रिस्पॉन्स देगी ही, लेकिन अग्रेसिव एंड क्विक रिस्पॉन्स देगा. So antibodies produced against this allergens are IgE types. है तो ये सारे एंटीजन, लेकिन एलर्जी कॉज करते हैं इसलिए इनको हम एलर्जन बोलते हैं. तो ये जो एलर्जेंस है उसके अगेंस्ट में वो जो 5 टाइप के एंटीबॉडीज हैं उसमें से कौन से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, तो दैट इज IgE टाइप एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एलर्जेंस. IgE binds on mast cell to release chemicals like histamine and serotonin from them. It results in allergic reaction. Okay, क्या होता है, IgE जो है इम्यूनोग्लोबुलिन E, it binds to the mast cell. अब हमारे सेल में, हमारे बॉडी में हमें पता है कि मास्ट सेल भी है which are immune response cells. तो ये मास्ट सेल्स के ऊपर जब IgE बाइंड होते हैं, they are releasing some chemicals like histamine. कौन, mast cells are releasing some chemicals like histamine and serotonin from them. मतलब मास्ट सेल में से ही ये हिस्टामाइन और सेरोटोनिन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं
एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शन। अब ये पूरा रिएक्शन होता कैसे है उसके बारे में एक बार आप देखिए। ओके, तो एंटायर रिस्पॉन्सेस लाइक दैट, जैसे कि ये आपके बॉडी में बी सेल्स हैं पहले से, और कोई एंटीजन एंटर हो रहा है, सपोज ये कोई बैक्टीरिया एंटर हुआ हमारे बॉडी में, एंड इट हैज इंटरेक्टेड विद द बी सेल। ये जो राउंड किया हुआ है वो सेल आपका जो है वो बी सेल है, और वो बैक्टीरिया जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर बी सेल इज गोइंग टू बी डेवलप्ड इन टू टाइप्स ऑफ द सेल्स। ये कल मैं आपको बता चुका हूँ, आपका बी सेल जो है वो डिवाइड होगा माइटोसिस के थ्रू, और उसमें से दो तरह के सेल बनेंगे। और वो दो तरह के सेल कौन कौन से होंगे? तो एक होगा आपका प्लाज्मा सेल, एक होगा आपका प्लाज्मा सेल, और दूसरा है आपका मेमोरी सेल। ये हमें पता है मेमोरी सेल का काम, ओके, वो लाइफ टाइम के लिए इस पूरे रिस्पॉन्स को याद रखेगा। इसलिए जब भी कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स जो है वो बार बार होता है, और सेकंड टाइम रिस्पॉन्स तो बहुत फास्ट होता है, ये हमें पता है। यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी सेल जो है वो याद रखेंगे इस रिस्पॉन्स को, और प्लाज्मा सेल क्या करेंगे उस टाइम पे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। ये प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये जो एंटीबॉडी है ये कौन से टाइप के हैं? तो ये एंटीबॉडी है IgE टाइप के एंटीबॉडी है। दीज आर द IgE टाइप एंटीबॉडी, ओके, दीज आर IgE टाइप एंटीबॉडी। फाइन। अब ये एंटीबॉडी क्या करते हैं? तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ बाइंड होंगे, ओके, तो इस तरह से होगा ये कुछ काम। एंटीबॉडी जो है इस एंटीजन के साथ बाइंड हो रहे हैं, ये हमें पता है, ओके। अब ये एंटीजन, ये क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया एंटीजन। एंटीजन के लिए एब्रीवेटेड फॉर्म हमें पता है AG, और एंटीबॉडी के लिए एब्रीवेटेड फॉर्म है दैट इज AB। ये बन गया आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? तो हमारे बॉडी में जो मास्ट सेल्स हैं, ओके, उन मास्ट सेल्स के साथ जाके बाइंड होंगे, ओके, ये मास्ट सेल्स हैं सपोज, ओके, ये हमारे बॉडी में जो है वो मास्ट सेल्स हैं, यू कैन से इट इज मास्ट सेल। तो मास्ट सेल के ऊपर ये मास्ट से, ये आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह से पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन आपको पूरा मैकेनिज्म पता रहे और नीट में अगर क्वेश्चन आए तो ये आपको पता रहे, इसलिए मैं आपको पूरा नरेट कर रहा हूँ। तो मास्ट सेल के ऊपर जाके ये बाइंड होंगे, कौन? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और एंटीबॉडी हमारा कौन सा है? दैट इज IgE एंटीबॉडी। और यहाँ पे क्या होता है, मास्ट सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं, और वो रिसेप्टर्स हमें पता है सभी सेल के ऊपर रिसेप्टर्स रहते हैं। तो मास्ट सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर ऐसे हैं कि जहाँ पे जाके आपका एंटीबॉडी जो है वो बाइंड हो सकता है, लेकिन ये तभी जाके इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जब इसके साथ यहाँ पे एंटीजन बाउंड होगा तब। ऐसे ही अगर एंटीबॉडी जाके बाइंड करेगा तो फिर वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मास्ट सेल्स है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं, मास्ट सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स हैं। मैं न्यूक्लियस वगैरह ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाइए, सेल है तो सब कुछ होगा ही उसके अंदर। तो मास्ट सेल के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स हैं, वो ग्रेन्यूल्स किसके हैं? हिस्टेमाइन के और सेरोटोनिन के। तो क्या होता है, जैसे ही ये बाइंड होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, वैसे ही ये ग्रेन्यूल्स जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। वो ग्रेन्यूल्स सिक्रीट करते हैं, कौन सिक्रीट करता है? तो ये सिक्रीट करते हैं आपके मास्ट सेल्स। और ये सेरोटोनिन और
सेरोटोनिन और हिस्टेमाइन के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो सराउंडिंग सेल्स को डैमेज करना शुरू करते हैं, क्योंकि हिस्टेमाइन जो है वो एक ऐसा केमिकल है विच कैन इंड्यूस द सेल टू बर्स्ट। ओके, तो आसपास में बाकी सेल भी बर्स्ट होना शुरू करेंगे और आसपास में जो दूसरे मास्ट सेल्स भी है वो चेन रिएक्शन यहाँ पे होगा, दूसरे मास्ट सेल भी फिर बर्स्ट होंगे इन प्रेजेंस ऑफ दिस हिस्टेमाइन एंड सेरोटोनिन कंपाउंड। और उसी की वजह से ये हिस्टेमाइन और हिस्टेमाइन और सेरोटोनिन की वजह से क्या होगा यहाँ पे, तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और ये सराउंडिंग टिश्यू को भी डैमेज करेगा। और सराउंडिंग टिश्यू को जब डैमेज करेगा तब क्या होगा, इनके दोनों के रिस्पॉन्स में कुछ रिएक्शंस शुरू होंगे। और वो रिएक्शंस क्या है, तो टिश्यू स्वेलिंग, फिर टिश्यू रेडनेस के, बर्निंग सेंसेशन, इचिंग। ओके, अब टिश्यू स्वेलिंग जो होता है उसको बोला जाता है एडेमा। टिश्यू रेडनेस जो होता है उसको बोला जाता है इरिथेमा। ये टेक्स्ट बुक में वर्ड्स नहीं है, लेकिन आपको नीट में हेल्प हो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। टिश्यू स्वेलिंग क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ऐसा एग्रेसिव रिस्पॉन्स हुआ, सडनली हुआ, बाकी के सेल तो रेस्टिंग मोड में थे, मतलब अपना रूटीन काम कर रहे थे, सडनली कुछ केमिकल ऐसा आया विच इज स्टार्टेड टू बर्स्ट आउट द सेल्स। ओके, उनको कील करने का काम शुरू कर रहा है और मास्ट सेल्स भी जो दूसरे हैं वहां पे वो भी उसी मोड में बर्स्ट आउट हो रहे हैं और उसमें से भी चेन रिएक्शन होके हिस्टेमाइन और सेरोटोनिन ये सब सीक्रेट हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, तो वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमारे ब्लड में जो लिम्फोसाइट्स हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स, वो क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कुछ अननेसेसरी इवेंट यहाँ पे हो रहा है, अनऑथेंटिक इवेंट यहाँ पे हो रहा है, और उसकी वजह से ब्लड का फ्लो वहां पे बढ़ता है। और जब ब्लड का फ्लो वहां पे बढ़ेगा कैपिलरीज में, तो वो कैपिलरी स्वेल होगी और इन्फिल्ट्रेशन, इसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। और ये इन्फिल्ट्रेशन की वजह से क्या होगा, एडेमा, टिश्यू का स्वेलिंग। और लिम्फोसाइट्स विच आर एक्चुअली डब्ल्यूबीसीज, लेकिन अकेले डब्ल्यूबीसीज थोड़ी ना आएंगे, पूरा ब्लड आएगा, तो उसके साथ साथ आरबीसी भी आते हैं। दो आरबीसी इज नॉट हैविंग डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द फाइटिंग ऑफ द एंटीजन, फाइटिंग विद द एंटीजन, लेकिन फाइटिंग के लिए वहां पे आपको ऑक्सीजन वगैरह भी चाहिए। तो वो आपका जो हीमोग्लोबिन है, इट इज कैरिंग दिस ऑक्सीजन, ओके, अलोंग विद द आरबीसीज। तो वहां पे आरबीसी का भी इन्फिल्ट्रेशन होता है और उसकी वजह से वो जो पूरा टिश्यू है इट इज बिकमिंग रेड, तो टिश्यू रेडनेस, और उसके लिए वर्ड यूज होता है एरिथेमा। अब ये जो केमिकल सीक्रेट हुए हैं हिस्टेमाइन, सेरोटोनिन, उसकी वजह से आपको एक तो बर्निंग सेंसेशन होता है बार बार वहां पे, इचिंग होता है, ओके, एंड दैट्स व्हाई वी आर स्क्रैपिंग द एरिया और स्पॉट वेयर वी आर हैविंग एलर्जी। बार बार ऐसा हम वहां पे स्क्रैप वगैरह करते हैं, ओके, विच इज नॉट हेल्दी प्रैक्टिस। ओके, तो ये पूरा मोड है जिस मतलब हाउ दिस IgE एंटीबॉडीज आर एक्टिवेटिंग मास्ट सेल। ओके, डायरेक्टली नहीं होता है, बी सेल पहले एक्टिवेट होते हैं, मेमोरी बनते हैं, प्लाज्मा, और ये एलर्जी रिस्पॉन्स भी देखिए आप, memory cells are acting as a CCTV in this case also. Okay, तो मेमोरी बी सेल्स भी क्या करेंगे, इस पूरे रिस्पॉन्स को याद रखेंगे और इन फ्यूचर जब भी वो एलर्जन वापस एनकाउंटर करेगा हमारे साथ, तब इसी तरह का एग्रेसिव रिस्पॉन्स वो रिटर्न में देने वाला है। सो इट माइट बी लाइफ टाइम। ओके, देखिए कुछ लोगों को विंटर में स्नीजिंग वगैरह शुरू हो जाता है अननेसेसरीली, क्योंकि मतलब पोस्ट विंटर्स यू कैन से, ओके, स्प्रिंग सीजन में, अब स्प्रिंग सीजन में हमें पता है इट इज फ्लावरिंग सीजन ऑफ मैनी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, तो पोलन ग्रेन उनकी एयर में रहती है,
तो उस पोलन ग्रेन की कुछ लोगों को एलर्जी रहती है, डस्ट की कुछ लोगों को एलर्जी रहती है, तो इट इज गिविंग डस्ट की एलर्जी, मतलब डस्ट माइट्स की एलर्जी है वहां पे, तो वो रिस्पॉन्स याद रखा जाता है एंड इट इज एग्रेसिव रिस्पॉन्स, तो इसलिए उसके लिए एक वर्ड भी हम यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड, ये भी याद रखिएगा, हाइपर सेंसिटिविटी, इट इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, इट्स नॉट हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी के 4 अलग अलग टाइप है। ओके, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ये जो है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 का एग्जाम्पल है, इट इज एलर्जिक रिएक्शन इज हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3। तो ये भी नीट क्वेश्चन है। आप ऑलरेडी 3 तरह के हाइपर सेंसिटिविटी अभी तक स्टार्टिंग फ्रॉम 11th टू 12th ये पढ़ चुके हैं, 3 तरह के। अब मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे पढ़ा है हाइपर सेंसिटिविटी। तो एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन 11th में पढ़े थे, मतलब गलत तरह का ब्लड अगर किसी पर्सन को दे दिया जाए, मतलब बी ब्लड ग्रुप है और आपने उनको ए डोनेट कर दिया, तो ऑब्वियसली इट विल जनरेट हाइपर सेंसिटिविटी, राइट। इट इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस वाला भी क्या है, इट इज हाइपर सेंसिटिविटी, अग्रेसिव रिस्पॉन्स देती है मदर की बॉडी और इसीलिए फिटस कील हो जाता है। RH इनकम्पेटिबिलिटी वाला जो केस है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इट इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। और तीसरा है ये एलर्जिक रिस्पॉन्स, इट इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। आप देखो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज रिलेटेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ओके, ब्लड ग्रुपिंग के रिलेटेड है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी वो भी RH एंटीजन मतलब ब्लड ग्रुप, नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के रिलेटेड है। दोनों ही जगह पे एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, टाइप 1 में भी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, टाइप 2 में भी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है। अब वो टाइप 1 टाइप 2 में जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व है वो IgE नहीं है, ये याद रखिए। ओके, वो टाइप 2 में और 1 में जो है दैट इज IG, टाइप 1 में जो है दैट इज IgM, दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। टाइप 2 में तो हमें पता है क्रॉसिंग द प्लासेंटा, वो वाला केस बन रहा है, तो प्लासेंटा क्रॉस करने वाला एंटीबॉडी कौन सा है, दैट इज IgG। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में IgG इन्वॉल्व है। और रहा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, तो ये एलर्जिक रिस्पॉन्स और उसमें IgE इन्वॉल्व है तो तीनों में एंटीबॉडी ही, लेकिन टाइप 1 में IgM दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, टाइप 2 में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस दैट इज IgG एंटीबॉडी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में एलर्जिक रिएक्शन और उसमें इन्वॉल्व जो है दैट इज IgE। नाउ द क्वेश्चन अराइज फॉर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में सेल इन्वॉल्व है, और वो कौन से सेल है, T सेल इन्वॉल्व है वहां पे। ओके, हाइपर सेंसिटिविटी 1, तो वो है आपका ब्लड ग्रुपिंग, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलेंगे। फिर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2, उसमें हम बोलेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ओके, और इट इज RH इनकम्पेटिबिलिटी। टाइप 3 हमें पता है दैट इज एलर्जी, तीनों में एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, टाइप 1 2 3 में। और टाइप 4 उसमें सेल मीडिएटेड है, दैट इज T सेल, और उसके लिए एक और भी नाम है डिलेड, इट इज डिलेड hyper sensitivity, it is delayed type of the hyper sensitivity. So in this way hypersensitive reactions are
गोइंग ऑन। डिलेड मतलब डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, लेट शुरू होता है। ये तीनों क्विक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एलर्जी, ये सारे क्विक रिस्पॉन्स है। ओके फाइन। सो ये 4 तरह का हाइपर सेंसिटिविटी है। एलर्जी हमारे सिलेबस में, इसलिए हमने इसको भी देख लिया है। फाइन, नाउ कमिंग बैक टू अवर प्रेजेंटेशन। तो ये हिस्टेमाइन और ल्यूकोट्राइन्स, ल्यूकोट्राइन्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स, केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का मतलब है WBCs। ओके, now what are the symptoms? Symptoms of the allergy are sneezing, watery eyes, running nose, difficulty in breathing, wheezing, skin rashes, etc. Okay, sneezing, watery eyes, running nose, difficulty in breathing, wheezing, स्किन रैशेस, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं एलर्जी के। एलर्जी भी 2 तरह से हो सकती है, मतलब एक तो है आपका लोकलाइज्ड एलर्जी। आप देखो, अगर सी हनी बी जब बाइट करता है तो वो भी एलर्जिक रिस्पॉन्स है, या कोई और इंसेक्ट हमें बाइट करता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स है। सो जहां पे बाइट हो रहा है वहीं पे हमें इफेक्ट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स, वो स्प्रेड नहीं हो रहा है। लेकिन जब पोलन ग्रेन या ऐसा कुछ आपने इनहेल किया हुआ है जिसकी आपको एलर्जी है, तो वो लोकलाइज्ड की जगह पे वो जनरलाइज्ड हो जाता है रिस्पॉन्स। ओके, सिस्टमेटिक बोला जाता है उसको, सिस्टमेटिक एलर्जी। सिस्टमेटिक एलर्जी मतलब हमारे बॉडी सिस्टम्स को जाके वो अफेक्ट कर रहा है, नॉट लोकली। तो लोकलाइज्ड होता है, उसको तो इजीली क्योर कर सकते हैं। सिस्टमेटिक जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है, ओके, इट कैन मैनी टाइम कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। ओके, नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ एलर्जी कैसे डिटरमाइन किया जाता है? So the patient is exposed to or injected with very small doses of possible allergens and the reactions studied. Okay, तो एलर्जी अगर किसी पर्सन को है तो सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री चेक की जाती है, कौन सी सीजन में उसको एलर्जी हो रही है, कहाँ पे वो रहता है, ये सारी चीजें, उसके आसपास के एनवायरमेंट में क्या है, ये सब कुछ डॉक्टर उनको पहले पूछता है। ओके, इट इज रिटन टेस्ट ऑफ द पेशेंट। ओके, उसका हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। ओके, आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर नोइंग द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, व्हाट हैपेंस? तो आप देखिए यहाँ पे एक प्रैक्टिस एलर्जी टेस्ट का ही आपको दिखाया गया। स्किन के ऊपर कुछ एरिया बनाए गए, 1 2 3 4। ओके, ऐसे बहुत सारे एरिया बना सकते हैं, और ऐसे जो एरिया है वहां पे पॉसिबल एलर्जेंस जो है उनके स्पॉट्स रखे जा सकते हैं। यहाँ पे भी रखा हुआ है, अगर आप क्लियरली आपको दिख रहा है। ओके, तो ऐसे एलर्जन के स्पॉट्स बनाए जाते हैं और वहां पे चेक किया जाता है व्हाट इज द रिस्पॉन्स। तो पॉसिबल एलर्जन जो है उसमें से जहां पे रिएक्शन देखने मिलता है, दैट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द एलर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट बाद में शुरू हो सकता है। ओके, सो डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द एलर्जी। ओके, नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट? सो ट्रीटमेंट में जो है ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टेमाइन। एंटी हिस्टेमाइन क्यों? तो हमने अभी पूरा रिस्पॉन्स जो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा अभी, तो हिस्टेमाइन की वजह से ही पूरा ये एलर्जिक रिस्पॉन्स है वो सराउंडिंग टिश्यू में स्प्रेड होता है, वो ना हो इसलिए हिस्टेमाइन को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। सो एलर्जी के रिस्पॉन्स में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं एंटी हिस्टेमाइन। सेकेंड, एड्रेनालिन, ओके, हार्मोन है, एंड स्टीरोइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी। तो स्टीरोइड्स, एड्रेनालिन एंड एंटीहिस्टामाइन, दे कैन सप्रेस द एलर्जिक रिस्पॉन्स। इसीलिए इनको पेशेंट्स जो है उनको ये सारे हार्मोन्स या एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स दिए जाते हैं। अस्थमा इज वन सच allergic response. It is the allergic response of respiratory system. तो respiratory disease cause हो जाता है allergy. Okay,
Modern day lifestyle results lowering of immunity and more sensitivity to allergens. Many children in metro cities suffer from allergies and asthma due to sensitivity to the environment. This is due to the protected environment provided early in the life. ये बहुत interesting fact है. Okay, तो डे बाय डे हम लोगों का जो इम्यूनिटी है वो डाउन होता जा रहा है. What is the reason? We have captured ourselves in a particular safe bubble, you can say. Okay, जहाँ पे आप किसी भी एलर्जन के अगेंस्ट में या किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में बहुत इजीली एक्सपोज नहीं होते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी हैव बिकम मोर सेंसिटिव. इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई हमारे उसके अगेंस्ट में इन अर्ली लाइफ. एंड दैट्स व्हाई many of the people are becoming sensitive to the allergens or other than allergens as well. तो बहुत एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया. मेट्रो सिटीज ही नहीं, अभी तो स्मॉल विलेजेस या टाउन लाइक आवर सिटी, ओके यू कैन से मॉडरेट साइज का भी अगर कोई सिटी है, वहां पे भी अब क्या है, तो पेरेंट्स आर कीपिंग देयर चिल्ड्रन इन सच एन एनवायरमेंट जहाँ पे उनको कोई पर्टिकुलर एंटीजन या किसी पर्टिकुलर एलर्जन के सामने एक्सपोज ना होना पड़े, ऐसे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उसको रखा जाता है चाइल्ड को. एंड व्हाट हैपेंस नाउ, डिस्कसिंग अबाउट दिस चैप्टर, you are aware that in early life, if the child is exposed to the number of the antigens, it is going to develop the immunity against that antigen. लेकिन अगर आप उसको एक्सपोज ही नहीं करोगे तो उसका लर्निंग फेज तो खत्म हो गया अप टू अटेनिंग द एडल्टहुड. ओके, अब वो पीरियड जब खत्म हो चुका है तो अब उसके अगेंस्ट में वो अपनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाएगा. एंड इफ इन फ्यूचर द सेम एंटीजन इज गोइंग टू बी एनकाउंटर्ड बाय द पर्सन जिसका उसको कोई नॉलेज नहीं है, हाउ इट इज गोइंग टू फाइट. ओके, सो ये समझना चाहिए आप लोगों को भी एंड द पीपल सराउंडिंग यू. ओके, आप उनको भी अवेयर कर सकते हैं कि डोंट कीप योर चाइल्ड इन सच अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट. उसको थोड़ा एक्सपोज करिए टू द एनवायरनमेंट. ओके, so that the child can develop the immunity against number of the antigens. Okay, और अगर ऐसा होगा तो फिर बहुत सारे एंटीजन से ड्यूरिंग द लाइफ वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा नेचुरली. See the villages, differences between villages and the metro cities. Okay, people of the metro city are very prone to the variety of the infections. और ऐसा villages में ज्यादातर देखने नहीं मिलता है. Okay, the children are running here and there, they are playing here and there. Okay, किसी भी जगह पे वो खेलते हैं, कुछ भी करते हैं. So what actually happening? उनकी immune system, villages के जो लोग हैं, children हैं, उनकी immune system powerful है compared to the metro city children. Okay, so that should be kept in your mind. Okay, fine. So this is all about allergy, and now we are going to discuss about autoimmunity, one more aggressive response of our body. ऑटो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी तो अभी हमें पता ही है. ऑटो का मतलब क्या है? यहाँ पे ऑटो का मतलब है सेल्फ. ओके, और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आप ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब the immune response which is generated against our own systems or cells or tissues or organ. मतलब हमारा इम्यून सिस्टम हमें ही मारने के लिए काम कर रहा है. That is autoimmunity. So ये आपको कहाँ पे देखने मिलेगा? In higher vertebrates, memory-based acquired immunity evolved based on the ability to differentiate foreign organisms from the self cells. तो ये हमें पता है, हमारे में भी है memory-based acquired immune system और immune response you can say. ये कैसे इवॉल्व हुआ है? बाय स्टडिंग द एंटीजेंस, फॉरेन पार्टिकल्स. तो हमारा बॉडी डिस्क्रिमिनेट करता है, हमारा इम्यून सिस्टम डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन फॉरेन एंड द सेल्फ. बट
what happens? Sometimes, due to genetic and other unknown reasons, the body attacks cells resulting in damage to the body. अब body की जगह पे आप बोल सकते हो our immune system attacks our own cells resulting in damage to the body. It is called autoimmune disease. For example, rheumatoid arthritis. ओके हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही सेल को डैमेज कर रहा है. मतलब इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से इट हैज लॉस्ट द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. ये डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंशिएशन का जो पावर हमारे इम्यून सिस्टम के पास है वो यहाँ पे लॉस्ट हो चुका है. दैट्स व्हाई वी आर जनरेटिंग ऑटो इम्यूनिटी. और ऐसे नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, नंबर ऑफ डिजीज है ऑटो इम्यून. यहाँ पे तो आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया गया है, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. आप देखिए व्हाट हैपेंस इन एक्चुअली रूमेटॉइड आर्थराइटिस. आर्थराइटिस हमें पता है इट इज द पर्टिकुलरली डिसऑर्डर और डिजीज ऑफ द जॉइंट्स, ओके, स्केलेटल सिस्टम, जहाँ पे बैंड हो जाते हैं जॉइंट्स. ओके, इट इज आर्थराइटिस. और उसमें से एक क्लास है रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच इज जेनेटिक. अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल हैंड जो है उसमें ये जो भी जॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कैसे अच्छे से फिक्स्ड है. इट इज द एक्सरे फोटोग्राफ ऑफ द नॉर्मल हैंड. और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर्सन जो है उसके जॉइंट्स देखिए क्यों ऐसा हुआ है. तो बोन जो है यहाँ पे जॉइंट पे उसका एरोजन हो चुका है और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है. एरोजन की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो चुका है सॉकेट में से या जॉइंट में से, आप ऐसा बोल सकते हैं. दिस इज द एक्चुअल फोटोग्राफ व्हाट हैपेंस एक्चुअली, ओके, इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. एंड इट इज पेनफुल. ऐसा नहीं है कि जॉइंट सिर्फ शिफ्ट हो गया है, ऐसा ही नहीं है. इट इज पेनफुल बिकॉज साइनोवियल फ्लूइड होता है इन सभी जॉइंट्स में, ये हमें पता है. दीज आर द साइनोवियल जॉइंट्स. तो ये साइनोवियल जॉइंट में जो साइनोवियल फ्लूइड है वो भी लॉस होता रहता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट बोन्स जो है उनके बीच में फ्रिक्शन होना शुरू होता है. एंड दिस फ्रिक्शन इज पेनफुल. सो ये जो है आपका ऑटो इम्यूनिटी. ऐसे बहुत सारे डिजीज है, ओके, जैसे गोइटर जो है इट इज ऑटो इम्यून डिजीज. ओके, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट आवर ओन ग्लैंड. ओके, और बिकॉज ऑफ दैट थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होता है. बिकॉज ऑफ दैट एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड ऑल दिस हैपनिंग. यस, उसका एक रीजन है दैट इज हार्मोन इम्बैलेंस. 11th में हमने स्टडी किया था, राइट? तो वो भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है. देन हाशिमोटो डिजीज करके एक है, इट इज आल्सो ऑटोइम्यून डिजीज. ओके, तो ऐसे बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीज है. बट यू शुड नो दैट ऑटोइम्यून डिजीज कैसे होते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे this is up to this we have completed. In the next session we are going to discuss about one of the important part of this chapter, that is HIV AIDS. Okay, so please go through all the lectures properly. Okay, this chapter is very interesting, and as well as if you are going through properly, it is not that much tough to understand. Okay, and it is really interesting chapter and scoreable chapter, particularly for the competitive exams like NEET. Okay, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं. Fine. So I hope you are doing well in this pandemic time. Okay, if you have any doubt, any queries, any questions, okay, please contact me. Fine. Till then, have a nice day.